शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनै शनै हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के इस क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं। भावों में हमने षष्ठम भाव तक विस्तारित रूप से अध्ययन कर लिया है, राशियों में हम तुला राशि तक पढ़ चुके हैं और नक्षत्रों में हम अनुराधा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से जान चुके हैं, विस्तारित रूप से जान चुके हैं। वर्तमान में हम ज्येष्ठा नक्षत्र पढ़ रहे हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में भी हम इससे पूर्व 2 पाठ पढ़ चुके हैं, जहां प्रथम पाठ में हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया, उसके जुड़े हुए जो पहलू हैं उन्हीं के द्वारा, जैसे वर्ण, तत्व, गुण, प्रकृति, देवता, प्रतीक चिन्ह, हम इन सभी पहलुओं को जोड़ते हुए नक्षत्र को विश्लेषित करते हैं। वैसा ही हमने इस नक्षत्र में भी विश्लेषण किया। फिर द्वितीय भाग में हम लोगों ने उन्हीं पहलुओं को जोड़ते हुए इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का विश्लेषण किया। हमारी यह सभी वीडियोस जो कि इससे पूर्व हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि क्रम से देखें और यदि आपको मेरे द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी उपयोगी लगती है और लगता है कि मैं आपको गहराई से ज्ञान उपलब्ध कराने में सक्षम हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 67 यानी कि 67 और हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र और नक्षत्र में भी ज्येष्ठा नक्षत्र। आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र का तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हम जातकों को चरणों अनुसार समझेंगे। इससे पूर्व हम जो बातें पढ़ चुके हैं, जो समझ चुके हैं, यानी कि हम नक्षत्र के जातकों को जो हमने समझा उसे संक्षेप में समझते हैं। हमने कहा जातक सुंदर होते हैं, इन जातकों के दांत खराब हो सकते हैं, इन जातकों में राज सिंहासन की बात हो सकती है, यानी कि उच्च पद की बात हो सकती है, पद को खोने का भय हो सकता है इनके अंदर, उसके प्रति है इनसिक्योर हो सकती है। हमने यह बात की है कि इन जातकों में अपने अधीनस्थों और कमजोरों को लेकर जो सुरक्षा का भाव है वह भी देखा जा सकता है, यानी यह अपने से जो नीचे स्तर के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सदैव सजग रहते हैं। फिर हमने यहां यह भी देखा कि यह जातक अन्याय के विरुद्ध कार्य करने वाले होते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले होते हैं और विषम परिस्थितियों में उभर कर ऊपर आने वाले होते हैं, यानी कि कैसी भी विकट परिस्थितियां हों इनके समक्ष यह जातक उनसे पार पा लेते हैं और पुनः एक बार इनके जीवन में नवीनीकरण देखा जा सकता है। हमने यहां यह भी समझा कि चूंकि इस नक्षत्र का नाम ही ज्येष्ठा है, तो यहां के जातक जो हैं उनके अंदर एक जिम्मेदारियों का भाव आ जाता है और वक्त से पहले ही उनके सिर पे जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। वह हो सकता है कि घर में ज्येष्ठ ना हो, लेकिन उनके ऊपर ज्येष्ठ होने का जो बोझ पड़ जाता है वह भी हमने यहां देखा। हाँ, कुछ नकारात्मक पहलू हमने देखे, वह भी देखेंगे हम कि इनके अंदर सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है, ईर्ष्या की भावना होती है, भोग विलास में डूबने वाले होते हैं। भोग विलास में सभी चीजें आती हैं, तो हम ड्रग्स की बात भी कर सकते हैं, शराब की बात भी कर सकते हैं, सेक्सुअलिटी की भी बात कर सकते हैं। तो भोग विलास में डूबने वाले होते हैं और ड्रग्स और शराब की जब बात करते हैं तो इस प्रकार किसी नशे की लत के शिकार भी हो सकते हैं। तो यह हमने एक संक्षेप में समझा कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की क्या प्रकृति हो सकती है। अब हम इनको चरणानुसार वर्गीकृत करके विश्लेषित करेंगे
तो कुछ भिन्नताएं आपको दिखाई देंगी, वह हम यहां समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो विस्तारीकरण होता है वह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री वृश्चिक राशि के अंतर्गत होता है। ज्येष्ठा का स्वामी बुध है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, पिछले नक्षत्र में जो अंतिम चरण में हमको नवांश की ऊर्जा प्राप्त हुई थी वह प्राप्त हुई थी वृश्चिक नवांश की ऊर्जा। तो यहां धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो धनु नवांश से बृहस्पति की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और जब हम दृष्टिकोण की बात करेंगे तो चूंकि 20 डिग्री तक मीन का दृष्टिकोण चलेगा, तो यहां पुनः बृहस्पति की ऊर्जा मीन राशि से प्राप्त होगी। तो गुरु की दो ऊर्जाएं, एक धनु से और एक मीन से, और दोनों ऊर्जाओं का अपना अपना महत्व है। यहां हम उसी को समझते हैं। तो हमने देखा मंगल की ऊर्जा है, बुध की ऊर्जा है, और गुरु की तीव्र ऊर्जा है धनु और मीन से। इन जातकों का रंग थोड़ा दबा हुआ हो सकता है, यानी सांवला हो सकता है, काले हो सकते हैं, हाथ पैर कमजोर हो सकते हैं। और हाथ पैर कमजोर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि दुबले पतले होंगे। ईर्ष्यालु होने में अष्टम भाव से जुड़ी हुई है, तो गुप्त प्रकृति की बात तो ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी ही होगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव से जुड़ी हुई। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के लगभग सभी जातकों में गुप्त प्रकृति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी या तेजी देखी जा सकती है। तो हमने गुप्त प्रकृति की बात की। यह प्रथम चरण में जन्मे हुए जातक जो होते हैं प्रतिशोधी होती है, इनमें बदले की भावना अधिक होती है। आप इनकी उम्र की बात करें 7 या 8 या 27, 28, इस उम्र के आसपास इन जातकों को मूत्राशय से संबंधित समस्या हो सकती है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। हम अष्टम भाव से दुर्घटना की बात भी करते हैं, तो यहां भी हम उस चीज को भी इस चरण में देख रहे हैं कि इस चरण के जातकों की इस उम्र में या तो दुर्घटना हो सकती है या इन्हें मूत्राशय से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हुई हो सकती है। और अगर हम पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करें तो इन जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियां मिलती हैं, यानी कि प्रथम चरण के जो जातक होते हैं इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, मित्र इनके कुछ ही होते हैं। और पारिवारिक हित यह सर्वोपरि रखते हैं, यह अपने परिवार के हित के लिए जीते और मरते हैं, तो पारिवारिक हित सर्वोपरि रखते हैं और इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनके रुझान की, तो वित्तीय जो क्षेत्र होते हैं यानी फाइनेंस की जो लाइन है, उस क्षेत्र के उतार चढ़ाव को बहुत ही गूढ़ता से जानने वाले होते हैं यह जातक। तो गूढ़ता से जानने का मतलब है कि फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और कुछ विशेष ज्ञान की ओर इनका रुझान भी होता है। यह कुछ गूढ़ ज्ञानों का रुझान रखते हैं, तो गूढ़ ज्ञान सीखते भी हैं और यह गूढ़ ज्ञान देते भी हैं, लेकिन देते कुछ ही लोगों को है, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान होता है वह होता ही ऐसा है जो कुछ ही लोगों को दिया जा सके। अधिक लोगों को यह अपना ज्ञान नहीं बांट सकते हैं, बांटते ही नहीं। उदार चरित्र होता है, जोखिम लेना पसंद करते हैं और परिवार के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु, केतु यह इस नक्षत्र चरण में शुभ फल प्रदान करते हैं, विशेषकर गुरु। अब यह नक्षत्र मूल का नक्षत्र है, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इसे मूल का नक्षत्र माना जाता है। तो यहां प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ विशेष हानियों की बात होती है। हम जब मूल नक्षत्रों की चर्चा करेंगे और उन्हें विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे, तब हम यहां पुनः आपको एक बार बताएंगे और वहां हम और भी बहुत सारी चर्चाओं को शामिल करेंगे। और अगर सामान्यतः देखा जाए तो यहां प्रथम चरण में जो जन्मे हुए जातक होते हैं उनके बड़े भाई के लिए नकारात्मकता देखी जा सकती है। उनके स्वास्थ्य में भी
हानि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ उनके साथ में समस्याएं जुड़ी हो सकती हैं। और अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है नो। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि। यहां पर जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है मकर नवांश की ऊर्जा, और जो दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहां पर प्राप्त होगी कर्क की ऊर्जा। यानी कि नक्षत्र स्वामी बुध की ऊर्जा, राशि स्वामी मंगल की ऊर्जा, नवांश स्वामी शनि की ऊर्जा, मकर से शनि की ऊर्जा, और दृष्टिकोण स्वामी कर्क से चंद्र की ऊर्जा। तो यहां पर ये 4 ऊर्जाएं हैं, वह जातक में किस प्रकार से कार्य करती हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह जातक कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति कठोर होते हैं, दूसरों के प्रति यह रक्षात्मक रवैया अपनाते हैं, लेकिन इनका रवैया चुनौतीपूर्ण होता है, इनका व्यवहार भी चुनौतीपूर्ण होता है। इनके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है, स्वार्थ की भावना होती है, लालच होता है, भौतिकवादी होते हैं। अक्सर यह जातक सत्ताधारी के रूप में देखे जा सकते हैं, यानी इनके पास सत्ता होती है, दूसरों के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से बातचीत करने वाले होते हैं। तो यानी कि इनकी वाणी में कहीं ना कहीं खराबी दिखाई देगी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वभाव से, आवाज से यह जातक परिपक्व होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके अंदर परिपक्वता दिखाई दे सकती है, यानी अपनी उम्र से थोड़े से बड़े भी दिख सकते हैं। आवाज भी इनकी थोड़ी मैच्योर होती है, स्वभाव भी इनका मैच्योर होता है, अपनी उम्र से अधिक का स्वभाव देखा जा सकता है। मानसिकता भी इनकी उम्र से बढ़ चढ़ के दिखाई देती है। यह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने वाले होते हैं, यह अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं, धीमी गति से ही सही, लेकिन इनके कार्यों में सतर्कता होती है और दृढ़ विश्वास होता है। यह जातक संशयवादी होते हैं, आप कह सकते हैं कि निराशावादी भी होते हैं, इनके अंदर उदासी भी देखी जा सकती है और नकारात्मकता से भरा हुआ दृष्टिकोण अपना सकते हैं और स्वयं को गुप्त विद्याओं को सीखने के क्रम में लगा सकते हैं, यानी कि गुप्त विद्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। इनके अंदर धन की लालसा आ सकती है, यानी धन का लालच हो सकता है, और पारिवारिक जीवन बहुत अधिक सुखी नहीं कहा जा सकता। इन जातकों में ईमानदारी कम होगी। मंगल शनि यहां अच्छे फल देते हैं इस नक्षत्र चरण में, और चूंकि मूल की बात करते हैं तो इस नक्षत्र में जो जातक जन्मते हैं, जिनका जन्म होता है, उनके छोटे भाई बहनों के प्रति विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है। और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है या। तत्पश्चात हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है कुंभ नवांश की ऊर्जा, और जो दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कर्क दृष्टिकोण की ऊर्जा। तो यहां बुध की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, कुंभ राशि से शनि की ऊर्जा और दृष्टिकोण से कर्क से चंद्र की ऊर्जा। तो यहां जातक को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? यहां जातक मानवतावादी होते हैं, क्योंकि शनि की ऊर्जा मकर की और कुंभ की कुछ भिन्नता अवश्य होगी। चंद्र अपनी ऊर्जा अपनी जगह देता है, चंद्र अपनी ऊर्जा अपनी जगह देता है। पिछले नक्षत्र चरण में भी चंद्र की ऊर्जा थी, वहां चंद्र कहीं ना कहीं मन में दयालुता तो दिखाएगा, लेकिन कुंडली में यदि योग खराब हो जाए तो वह दयालुता भी खत्म हो सकती है, क्योंकि सौम्य ग्रह है चंद्र। तो यहां कुंभ से शनि की ऊर्जा है, चंद्र की ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है, बुध की ऊर्जा है। जातक मानवतावादी होते हैं, समाज की रक्षा के लिए व्यवहार विकसित करना और इन्हें विकसित करने वाले व्यवसायों को चुनना इन जातकों का मुख्य ध्येय होता है। आप इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देख सकते हैं, यानी एनजीओ वगैरह में आप इन जातकों को देख सकते हैं।
दो समुदायों के बीच की जो खाई होती है, यानी कि अमीरी और गरीबी की बात करें तो दो समुदायों के बीच की खाई को पाटने का कार्य यह जातक करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर कम्युनिज्म की भावना होती है। किसी को बहुत अधिक अमीर नहीं देख सकते, किसी को बहुत अधिक गरीब नहीं देख सकते, यह उन दोनों के बीच की खाई को पाटने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के आजीविकाएं भी हो सकती हैं इनकी। इन जातकों की नवीन सोच होती है, अस्वाभाविक विचार हो सकते हैं इनके, विशेषकर परिवार के प्रति। दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, समाजवादी, रहस्यवादी, इन सभी विषयों के यह बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले होते हैं और सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही इन विषयों को अपनाते भी हैं। अक्सर यह जातक ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी इनके पास जो ज्ञान होता है यह वे प्रदान करते हैं और गुप्त चीजों के लिए समर्पित होते हैं। तो हम जासूसी की बात कर सकते हैं। यह जातक समुद्र की यात्रा कर सकते हैं। समुद्र यात्रा कर क्या सकते हैं, हो सकता है कि यह समुद्र की यात्रा लगातार करते रहते हैं। ऐसा भी इन जातकों के जीवन में देखा जा सकता है और यह अपने जीवन साथी से प्रभावित भी होते हैं। यानी इनके जीवन साथी में कोई ना कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जिससे कि यह प्रभावित होते हैं अपने जीवन साथी से, उसके गुणों से, उसके दृष्टिकोणों से, कहीं ना कहीं से, किसी भी बात से यह जीवन साथी से प्रभावित देखे जा सकते हैं। शनि, बुध, शुक्र, राहु इस नक्षत्र चरण में अच्छे फल प्रदान करते हैं। इन जातकों के पैरों में समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में समस्याएं हो सकती हैं और यह परिवार के प्रति कटुता भी रख सकते हैं। अब यदि मूल की बात की जाए तो इस नक्षत्र चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है या माता से अलगाव देखा जा सकता है। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है यी। और अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण आप देख सकते हैं 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, यानी कि वृश्चिक राशि के अंत तक। और यहां वृश्चिक राशि पूर्ण हो जाती है। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है मीन नवांश की ऊर्जा, और जो दृष्टिकोण की प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है कर्क दृष्टिकोण की ऊर्जा। तो नक्षत्र स्वामी बुध, राशि स्वामी मंगल, नवांश स्वामी गुरु मीन नवांश से ऊर्जा लेकर आते हैं और दृष्टिकोण स्वामी चंद्र कर्क दृष्टिकोण से ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो यहां इस चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उन्हें समझने के लिए आपको बहुत अधिक नहीं सोचना है, क्योंकि यहां जिस प्रकार की ग्रहों की ऊर्जा है वह यह बताता है जातक भावुक होते हैं। जातक अपने आप को भावनाओं में डुबो सकते हैं और कई बार नशीले पदार्थों पर निर्भर हो सकते हैं। कल्पनाशील होते हैं, अपनी कल्पनाओं को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, यानी कि उसके अंदर रचनात्मकता की भावना डालते हैं। यह जातक कला के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, रचना के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हां, यह अतिवादी होते हैं और हमेशा अपने दुर्भाग्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। भले ही यह दुर्भाग्य इनके पास ना हो, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं यह सोच आ सकती है कि यह भाग्यशाली नहीं है, तो अपने दुर्भाग्य के बारे में ही लगातार सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है तो उसे ही यह दुर्भाग्य मान लेते हैं, तो यह अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचते हैं। हाँ, यदि आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाए तो यह अन्यों के बारे में सोचते हैं, अन्यथा यह अन्यों के बारे में नहीं सोचते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, धन अपने लिए कमाते हैं, भौतिकता अपने लिए जुगाड़ करते हैं। यह भौतिकता में अत्यधिक डूबने वाले जातक होते हैं। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा डूबने वाले। अगर हम बात करें शुक्र और गुरु तो वह इस नक्षत्र चरण में अच्छे होते हैं, मंगल इस नक्षत्र चरण में अच्छा नहीं होता है और शनि इन्हें भौतिकता से परे ले जाता है, इन्हें भौतिक सुख प्राप्त नहीं करने देता। तो शनि ले कहां जाता है? शनि इन्हें आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाता है।
जो आध्यात्मिकता की ओर जब बढ़ जाती हैं, यह उस ओर अग्रसर हो जाती हैं, तब इन जातकों के अंदर कुछ अच्छी भावनाएं देखी जा सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस नक्षत्र चरण में जातक जो जन्मे हैं वह अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, यानी कि उनका जो कुछ भी कार्य करते हैं जीवन में, उसमें से ज्यादातर कार्य सिर्फ अपने लिए करते हैं। इन्हें और किसी की चिंता नहीं है। हाँ, जैसा आध्यात्मिकता की बात हो जाए तो बात अलग है। और हम जब मूल की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों के पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है या पिता से अलगाव हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि पिता का स्वास्थ्य ही खराब हो सकता है पिता से अलगाव हो जाए। तो ऐसी कई परिस्थितियां उभरती हैं। और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है यू। और यहां हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्ण होता है, यानी कि हमारे चारों चरण भी पूर्ण होते हैं। यदि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको उपयोगी लगी हो और आपको यह एहसास हुआ हो कि यहां आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह वाकई गहराई लिए हुए है और अभी तक अछूता है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इसके बाद हम आपके समक्ष लेकर आएंगे सप्तम भाव। जैसा कि हम षष्टम भाव तक पढ़ चुके हैं, भाव परिचय को आगे बढ़ाएंगे। हम लेकर आएंगे आपके समक्ष सप्तम भाव और साथ ही साथ हम सप्तम भाव से अगला वीडियो जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वह प्रस्तुत करेंगे वृश्चिक राशि का, क्योंकि यहां पर हमने 18 नक्षत्र पूर्ण कर लिए हैं और जो हमारी 8वीं राशि है वृश्चिक, उसके तीनों नक्षत्र भी यहां पर पूर्ण हो जाते हैं। तो हम भाव के बाद में वृश्चिक राशि को पढ़ेंगे। राशि लग्न हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कहीं भी कोई भी संशय हो ज्ञान में या हमारे समझाई हुई चीजों में आपको समझ में ना आया हो या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई हो और आपके पास में वह ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, तो आप अवश्य हमें बताएं। संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और कमेंट बॉक्स आपके समक्ष है। आपके बहुमूल्य विचार भी हमें चाहिए, वह देने में आप कंजूसी बिल्कुल ना करें और ना ही लाइक करने। अगर वाकई आपको लगता है कि ज्ञान गहराई का है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने में सफल हूं, तो एक लाइक आप दे सकते हैं। इससे हमें हौसला मिलेगा। हम आपके लिए और भी अधिक खोज करके बिंदुओं को लेकर आएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सप्तम भाव के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्